अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा GHPUBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठवीं जमात के साइंस का 5वां सबक अशिया की अलहदगी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल, दुम और तीसरे हिस्से में हमने मालूमात हासिल किए थे अशिया की अलहदगी क्यों ज़रूरी है, अशिया को अलहदा करने के तरीक़े, हाथ से चुनना, थ्रेशिंग, फटकना, छानना, तहनशीनी, निथारना, तख्तीर। तो आज हम मालूमात हासिल करते हैं तबखीर यानी एवापोरेशन के मुताल्लक से। आइए एक सरगर्मी के ज़रिए जानने की कोशिश करें। एक बीकर लेकर इसमें 2 चम्मच नमक मिलाइए और अच्छी तरह इसे हिलाइए तो हम कुछ इस तरीके का नमक का महलूल हासिल करते हैं। अब इस नमक के महलूल को हम गर्म करते हैं। जब पानी उबलता है तो पानी भाप की शक्ल इख्तियार करता है और उड़ जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस अमली काम में हमने पानी और नमक के आमिज़े को अलहदा करने के लिए अम्ल तबखीर का इस्तेमाल किया। तो अम्ल तबखीर क्या होता है? पानी को भाप में तब्दील करने का अमल तबखीर कहलाता है, यानी एवापोरेशन कहलाता है। क्या आपको मालूम है कि नमक जो हमारे घरों में हमारे पकवान में इस्तेमाल करते हैं कहाँ से आता है? समंदर के पानी में कई किस्म के नमक घुले रहते हैं। समंदर के पानी में कई किस्म के नमक घुले रहते हैं, यानी समंदर के पानी में मुख्तलिफ किस्म के नमक रहते हैं। इनमें से एक नमक आम नमक, जिसे कॉमन साल्ट कहा जाता है, वो भी होता है। जब समंदर के पानी को घड़ों में भर दिया जाता है तो पानी सूरज की रोशनी की गर्मी से आहिस्ता आहिस्ता गर्म होकर तबखीर के जरिए आबी अबखरात में तब्दील हो जाता है। चंद दिनों में तमाम पानी तबखीर हो जाता है और नमक बाकी रह जाता है। नमकों के आमिज़े से हासिल होने वाले आम नमक की मज़ीद तखलीस कारी की जाती है। इस तरीके से हम नमक अम्ल तबखीर के ज़रिए हासिल करते हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से अमल किया जाता है। अलहदा करने के एक से ज़्यादा तरीक़ों का इस्तेमाल। अब तक हमने एक एक तरीक़े को इस्तेमाल किया था, अब हम अलहदा करने के एक से ज़्यादा तरीक़ों को देखते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब सबसे पहले हम नमक और रेत का आमिज़ा लेते हैं। अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, जहाँ पर नंबर 1 दिखाया जा रहा है। इसमें नमक और रेत के आमिज़े को अलहदा करने के लिए इस आमिज़े को बीकर में रख दिया गया है। इसमें कुछ पानी मिलाते हैं तो बीकर को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दें तो बीकर की तली में यानी पेंदे में रेत बैठ जाती है। रेत को निथारने के अमल से या फिल्टर करके अलहदा किया जाता है। निथरे हुए रकीक यानी लिक्विड में पानी और नमक मौजूद होता है, जैसा कि अब आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर किस तरीके से पानी मिलाया गया और किस तरीके से इसे फिल्टर की मदद से अलग किया गया और हमारे पास जो रकीक, अब हमें निथरे हुए रकीक से पानी और नमक अलहदा करने की ज़रूरत है। इस रकीक को किसी केटली में मुंतक़ल करते हैं और केटली का ढक्कन बंद कर देते हैं। केटली को कुछ देर गर्म करें तो हम क्या देखते हैं कि टोंटी से भाप निकलती है, यानी पानी भाप की शक्ल यानी अबखरात की शक्ल में उड़ जाता है। अब हमें आखिर में केटली के तली में नमक हासिल होता है। इस अमल को अमल तबखीर कहते हैं। रेत को हमने
तख्तीर के अमल से यानी थारने के अमल से अलग किया था। अब हमने नमक को हासिल किया। जब भाप ठंडी धाती प्लेट के राब्ते में आती है तो यह मकसफ होकर रखीक पानी में तब्दील हो जाती है। प्लेट से गिरती हुई बूंदों का आपने मुशाहिदा किया है। पानी के अबखारात का रखीक पानी में तब्दील होना तकसीफ कहलाता है। तकसीफ कहलाता है। पानी के अबखारात का रखीक पानी में तब्दील होना तकसीफ कहलाता है। अब हमने इस बात को वाज़ह तौर पर जाना कि पानी का भाप की शक्ल इख्तियार करना अमल तवखीर कहलाता है, तो पानी के अबखारात का रखीक पानी में तब्दील होना तकसीफ कहलाता है। अब आप देख रहे हैं इस तरह पानी की तबखीर हो जाती है तो केतली के नमक बाकी रहता है। इस तरह हम निथारना, तख्तीर, तबखीर और तकसीफ के इस्तेमाल करके नमक, रेत और पानी को अलहदा कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस सरगर्मी में देखा कि रेत को हमने तख्तीर के अमल से अलग किया था और हमने तबखीर के अमल से नमक हासिल किया था और तकसीफ के अमल से हमने पानी को हासिल किया। इस तरीके से हम मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करके अशिया को अलहदा कर सकते हैं। क्या पानी में कोई भी शय हल हो सकती है? आइए अब हम एक सरगर्मी को, एक बीकर में आधा कप पानी लेकर 1 चम्मच नमक मिलाइए और उस वक्त तक हिलाते रहिए जब तक नमक पूरी तरह से न घुल जाए। दोबारा फिर 1 चम्मच नमक मिलाइए, फिर अच्छी तरह हिलाइए यहाँ तक कि नमक मुकम्मल तौर पर पानी में घुल जाए। इसी तरह कुछ चमचे नमक मिलाने के बाद हम गौर करते हैं कि नमक बगैर हल हुए बीकर के पेंदे में जमा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो पानी लिया था इसमें नमक की मजीद मिकदार नहीं घुल सकती, तो ऐसा महलूल सैरशुदा महलूल कहलाता है। ऐसा महलूल जिसमें शय की मजीद मिकदार हल ना हो सके सैरशुदा महलूल कहलाता है, सैचुरेटेड कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अगर सैरशुदा महलूल को गर्म करें, यानी सैरशुदा महलूल को अगर गर्म करें तो बीकर के पेंदे में मौजूद गैर हल पजीर नमक हल हो जाता है। जरा गौर से सुने, सैरशुदा महलूल वो होता है जिसमें नमक की मजीद मिकदार हल नहीं हो सकती। वैसा महलूल यानी सैरशुदा महलूल लेकर अगर गर्म करें तो बीकर के पेंदे पर मौजूद गैर हल पजीर नमक हल हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि गर्म करके पानी में नमक की काफ़ी मिकदार हल हो सकती है। क्या पानी में मुख्तलिफ हल पजीर अशिया की मसावी मिकदारें हल हो जाती हैं? यानी 1 गिलास पानी को हम सैरशुदा बनाने के लिए नमक और शक्कर की मसावी मिकदारें इस्तेमाल होती हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए एक सरगर्मी करते हैं। ज़रूरी अशिया 2 बीकर, शक्कर और नमक। इसके बाद हम इस जदूल के अंदर दर्ज करते हैं कितने चमचे नमक का इस्तेमाल हुआ सैरशुदा महलूल हासिल होने के लिए और चीनी यानी शक्कर कितने चमचे इस्तेमाल हुई। आइए सरगर्मी। शक्कर 2 बीकर में पानी। अब 1 चम्मच नमक पानी में अच्छी तरह हल होने तक अच्छी तरह मिलाइए। फिर 1 चम्मच नमक इसमें मिलाते हैं और अच्छी तरह हिलाते हैं जब तक नमक पानी में मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए। अब हम देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर नमक पानी में हल हो चुका है, तो फिर 1 चम्मच नमक हम इसमें मिलाते हैं।
اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے نمک حل ہو چکا ہے۔ تو پھر 1 چمچ نمک ہم پانی میں ملاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نمک مکمل طور پر حل ہو نہ جائے۔ دیکھیے بیکر کے تلے میں ہمیں نمک نظر آ رہا ہے، تو یہ سیر شدہ محلول کہلاتا ہے۔ ہم نے 5 چمچ نمک کا استعمال کر کے محلول حاصل کیا ہے۔ آئیے شکر اب دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم شکر بھی ملاتے جائیں تو ہمیں 3 چمچ شکر ملانے کے بعد ہمیں سیر شدہ محلول یعنی سیچوریٹڈ محلول حاصل۔ اب ہمیں اس جدول میں درج کرنا ہے کہ سیر شدہ محلول حاصل کرنے کے لیے نمک ہمیں 5 چمچ میں ضروری ہے اور چینی 3 چمچ میں ضروری ہے۔ اب ہمیں جدول میں درج کرنا ہے نمک کے 5 چمچوں کا ہم نے استعمال کر کے نمک کا سیر شدہ محلول حاصل کیا، اور چینی کے 3 چمچ استعمال کر کے ہم نے چینی کا سیر شدہ محلول حاصل کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پانی میں مختلف اشیاء کی مختلف مقدار حل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اشیاء کے علیحدگی میں مختلف علیحدگی کے طریقوں کو دیکھا، جیسے ہاتھ سے چننا، گہنا، پھٹکنا، تخدیر اور عمل تبخیر کے متعلق سے ہم نے تفصیل سے جانا۔ جزاک اللہ۔